एपिसोड के स्टार्ट में हमें रियल कॉम्बैट टेस्ट के 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर लुइन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। सिस्टम द्वारा उसको बताया जा रहा होता है कि आपने 1000 स्ट्रेंथ को पा लिया है। फिर उसको अगले सिस्टम नोटिफिकेशन में बताया जाता है तुमने एक टाइटल को ऑब्टेन किया है, द प्रिपरेशन आर ओवर। हम देखते हैं वहाँ पर टेडी को जो कि अलग ही खुश हो रहा होता है। वो वहाँ पर लुइन को 1000 स्ट्रेंथ मिलने के बाद बोल रहा होता है फाइनली ये पूरा हुआ, मैंने इस दिन का इंतजार करा था। क्या अब हम लेवल अप करना शुरू कर सकते हैं? और फिर उसको अगले सिस्टम नोटिफिकेशन में बताया जाता है रिपीटेबल क्वेस्ट को अपग्रेड किया जाता है लेवल 2 पर। वो टेडी भी खाना खाने के लिए जंप करते हुए लुइन के कंधे पर आ जाता है और भर पेट एनर्जी को खाने लग जाता है। सिस्टम द्वारा उसको बताया जा रहा होता है रिपीटेबल क्वेस्ट की डिफिकल्टी को डबल किया जा रहा है और उसका रिवॉर्ड को ट्रिपल, और वो उस एनर्जी को खा लेता है जिसके कारण वो थोड़ा थोड़ा हवा में उड़ने लगता है। हम देखते उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है जो देखकर लुइन भी हैरान हो रहा होता है और वो फिर मन में सोचता है आखिर ये क्या है, ये फ्लेम्स। और वो फिर एकदम से शॉक होते हुए बोलता है तुम तो। तभी हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं माइकल के अंकल एल्रिक को जो कहीं पर खड़े खड़े कुछ सोच रहा होता है। वो लुइन की परफॉर्मेंस को याद करते हुए सोचता है डैम इट, आखिरकार मुझे इस इंसान को एक्स्ट्रा पॉइंट देने पड़े। और वो सोचता है क्या लुइन अभी माइकल को फेस कर सकता है और क्या वो जीत सकता है? नहीं, जीत की संभावना तो नहीं दिखती। अगर ऐसा होता है तो इससे ग्रैंड फेस्टिवल में उसकी प्लेस खतरे में पड़ सकती है और यहाँ तक कि वेलोडेक्टोरियन के रूप में उसकी पोजीशन भी खतरे में पड़ सकती है। ग्रे हिल फैमिली को एकेडमी में टॉप पर होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें उसी टेडी को दिखाया जाता है। सिस्टम द्वारा बताया जा रहा होता है इनकार्नेशन ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंज रैंक 2 को अचीव कर लिया है। इसके रिवॉर्ड में +200 स्ट्रेंथ दिए जाते हैं। उस टेडी को इस तरह देखकर लुइन उससे बोल रहा होता है स्ट्रेंज, ऐसा फील होता है कि तुम बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो। आखिर क्या हुआ? तुम्हारा थैंक्स, मैंने जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को 1200 पर रीच कर लिया है। टेडी बोलता है ये तो बस शुरुआत है, मुझे यकीन है कि क्वेस्ट की डिफिकल्टी और रिवॉर्ड भी बढ़ गए हैं। चलो देखते हैं। हम देखते सिस्टम नोटिफिकेशन में लिखा होता है रिपीटेबल क्वेस्ट बॉडी ट्रेनिंग 2, जिसमें जो पहले चीज 100 होती है अब वो 5000 पहुंच चुकी होती है। पंच 5000, किक 5000, स्पिन किक 5000 और एक चीज ऐड हुई है वो है 15 किलोमीटर रन एक बार, रियल बैटल ट्रेनिंग एक बार, जिसका रिवॉर्ड है स्ट्रेंथ के 30 पॉइंट। ये देखकर लुइन बोलता है मैं पहले से ही ट्रेनिंग की इंक्रीज अमाउंट कर रहा हूँ तो इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग क्या है? टेडी बोलता है याद करो जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे कहा था मैं कुछ भी बन सकता हूँ। लुइन बोलता है हाँ मुझे याद है। वो टेडी बोलता है और अब से मैं किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, हालांकि इसमें कुछ लिमिट है। ये सुनकर लुइन उससे बोलता है क्या तुम ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? टेडी बोलता है हाँ जब मैं लेवल 5 पर रीच कर जाऊंगा, हालांकि किसी ह्यूमन में पूरा परफेक्टली ट्रांसफॉर्म होना थोड़ा मुश्किल है। ये सुनकर लुइन उससे बोलता है तो तुम अभी किस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? टेडी बोलता है तुम देखना चाहते हो? तभी हम देखते हैं वो अपनी ट्रांसफॉर्म होने की प्रोसेस को शुरू कर देता है। उसके आसपास कुछ टोर्नेडो टाइप का बन चुका होता है और वो फिर एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखकर लुइन बोलता है ये तो एक स्केरक्रो है। फिर लुइन कुछ सोचता है जिसको देखकर वो टेडी बोलता है आखिर तुम ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो? लुइन बोलता है अरे कुछ नहीं, ये जैसा मैंने सोचा था उससे तो थोड़ा डिफरेंट है। ये सुनकर वो बोलता है स्केरक्रो को इतना कमजोर मत समझो, क्या तुम जानते हो कि मैं कितना हेल्पफुल हूँ जब ड्राका ने अपनी रियल ट्रेनिंग को फर्स्ट टाइम शुरू करा था। ये सुनकर लुइन बोलता है रियल ट्रेनिंग, क्या इसका मतलब ये है कि तुम डमी हो? टेडी बोलता है हाँ एग्जैक्ट तुम्हारी क्वेस्ट के लिए। लुइन बोलता है इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग तुम्हारे साथ हर दिन करनी होगी। टेडी बोलता है हाँ, जो कि मैं अभी भी वीक हूँ इसलिए मैं सिर्फ अभी 3rd क्लास मैजिशियन के लेवल पर हूँ। और वो फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए बोलता है हालांकि जब मैं फिर से अपनी स्ट्रेंथ को हासिल कर लूँ सचमुच कुछ भी पॉसिबल है। अगर तुम चाहते हो यहाँ तक कि एक डीमन या ड्रैगन भी पॉसिबल है। उसकी बातें सुनकर लुइन उसे बोलता है तो चलो ट्रेन करना शुरू करते हैं। टेडी बोलता है किसके रूप में? लुइन बोलता है एक मैजिशियन। वो टेडी भी एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है
ओह तो ठीक है। तभी वो अपने हाथों को आगे करता है और कुछ एनर्जी को जनरेट करता है और अगले सीन में हम देखते हैं उसके हाथों में एक स्टाफ आ जाती है और वो फिर उस स्टाफ से अटैक करते हुए उससे बोलता है यहाँ तक कि अगर मेरा मैजिक तुमको हिट भी करता है तो ये सिर्फ नॉकबैक देता है और डैमेज नहीं दे सकता। ये सुनकर लुइन उससे बोलता है तो तुम्हारे बारे में क्या? टेडी बोलता है मैं अभी डैमेज नहीं लूंगा। तो फिर लुइन बोलता है मैं देख रहा हूँ कि ये क्या है और वो मन में सोचता है ये सच में एक परफेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर है। फिर वो टेडी अटैक करते हुए बोलता है ऑलराइट लो मैं आया और वो लुइन पर अटैक कर देता है, लेकिन लुइन भी तेजी से उसके अटैक को डॉज करता है और मन में सोचता है जैसे मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ माइकल भी प्रोबेबली सेम ही कर रहा होगा, मैं टेस्ट वाले दिन के लिए वेट नहीं कर सकता। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं माइकल को जो कि एक पत्ते की ओर देखते हुए बोल रहा होता है अंकल वो लुइन मुझे पागल बना रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर वहीं पर ही खड़ा उसका अंकल बोलता है तुम पागल बच्चे, क्या अभी तुमको मुझसे यही कहना चाहिए अगर तुम थोड़े भी स्ट्रॉन्ग होते? लेकिन तभी माइकल उसकी बात काटते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता कि आपको अभी बात करनी चाहिए, र्यूमर्स कहते कि आप ही वही पर्सन हो जिसने लुइन के ग्रेड को ऊपर उठाया है। ये सुनकर उसका अंकल बोलता है कि क्या बात कर रहे हो तुम? माइकल बोलता है दैट्स राइट, एक ओगरे के अगेंस्ट लुइन को फेस कराने का आइडिया आपका था, आप ही की वजह से उसको बेस्ट स्कोर मिले हैं। अगर हमारी फैमिली को कभी इस बात का पता चला तो आई एम श्योर कि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा अंकल। ये सुनकर उसका अंकल थोड़ा परेशान हो जाता है और वो बोलता है तुम बच्चे क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? फिर माइकल उससे बोलता है तो फिर बकवास करना बंद करो, तो चलो सिचुएशन को ठीक करने का कोई तरीका सोचते हैं। अगर वो ग्रैंड फेस्टिवल के वक्त एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव बन गया तभी एल्रिक उसकी बात काटते हुए उससे बोलता है नहीं ये ठीक नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है। और वो फिर एक मेडिसिन को बाहर निकालते हुए बोलता है इसे ले लो। उस बोतल को देखकर एल्रिक एकदम हैरान होते हुए बोलता है ये तो अवेकनिंग की हर्ब है, बर्निंग फ्लावर। फिर हमें बताया जाता है द हर्ब ऑफ अवेकनिंग बर्निंग फ्लावर हेलुसिनेशन के नॉर्दर्न लैंड में उगने वाला ये एक रेयर और प्रीशियस मेडिकल हर्ब है। कुछ लोग इसका यूज स्पेशल एलेक्सर्स को बनाने में करते हैं। फिर एल्रिक माइकल से बोलता है अगर तुम इसे पी लेते हो तो इससे एक अवेकनिंग इफेक्ट होगा, ये स्पेल्स को कास्ट करने में जो टाइम लगता है उसे कम कर सकता है। एल्रिक बोलता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दर्द को भूल जाते हैं और दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर एल्रिक बोलता है हाँ सीधे शब्दों में कहे तो तुम कुछ नहीं देख सकते, ऐसा लगता है कि मेरे क्लासेस के दौरान तुम सो नहीं रहे थे। फिर माइकल बोलता है ये आखिर क्यों, क्या आप कह रहे कि मुझे इसे ड्रिंक कर लेना चाहिए? एल्रिक बोलता है हाँ। माइकल बोलता है क्या आप पागल हो गए हो, क्या तुम अब शिकायत कर रहे हो? तुम उस आदमी से हार गए हो और अब आप शर्मिंदगी लाने के लिए हमारे फैमिली से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन सच में अभी भी ये बहुत रिस्की है। प्रोफेसर हाइडेल मेरी एग्जैक्ट लिमिट के बारे में जानते हैं, अगर उन्होंने मुझ में कोई भी चेंजेस देखे तो वो हमें वहीं पर ही पकड़ लेंगे। ये सुनकर एल्रिक बोलता है क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? ड्रग्स को टेस्ट करना ही मेरी ड्यूटी है। और फिर वो माइकल को एक और बोतल देते हुए उससे बोलता है तो ये रहा, ये एक पोशन है जो इस फैक्ट को छिपा सकता है कि तुमने इसे लिया है। और फिर वो पोशन उसको दे देता है और बोलता है बर्निंग फ्लावर का यूज करने के बाद इसे पी लेना। और वो फिर स्माइल करते हुए बोलता है बिल्कुल भी मत डरना, हम ग्रे हिल्स है और ये आगे बढ़ने का हमारा तरीका है, तो तुम ये करोगे कि नहीं? ये सुनकर माइकल घबराते हुए कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में बताया जाता है फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन 1v1 कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है। टेस्ट की लोकेशन है माना बैरियर हॉल। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। आफ्टर ऑल हर साल 1v1 कॉम्बैट टेस्ट के दौरान पूरी टेस्ट साइट पूरी तरह से पैक हो जाती है। ये फाइनली लास्ट फाइट है। तभी वहाँ पर कोई बोलता है लुइन और माइकल, और उस बंदे की एक साथ ही लुइन और माइकल दोनों के दोनों ग्राउंड में आ चुके होते हैं। वहाँ पर लुइन सोच रहा होता है ये फाइनली लास्ट टेस्ट है, मेरे सामने माइकल है। तभी उसका टेडी उससे बोलता है तुम्हारा ओपोनेंट जानता है कि तुम प्रोबेबली उससे क्लोज कॉम्बैट में जाओगे, अगर वो इसके लिए प्रिपेयर है तो चीजें तुम्हारे लिए थोड़ी अलग होगी। ये सुनकर लुइन उससे बोलता है लेकिन अगर मैं उसे अप्रोच करूँ तो क्या होगा? टेडी बोलता है हाँ बस एक पंच ही बहुत है।
और वो इसी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ पर एग्जामिनर उनको बोल रहा होता है तुम लोग क्या रेडी हो? ये सुनकर दोनों एक साथ बोलते हैं यस। लेकिन तभी हम देखते हैं लुइन माइकल की ओर देखते हुए कुछ सोच रहा होता है और वो फिर शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है लेकिन माइकल ये कमीना, इसकी कंडीशन तो नॉर्मल नहीं लग रही है। हम देखते हैं वहाँ पर माइकल बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है जैसे कि वो कोई बीस्ट हो। उसको इस तरह देख लुइन अपने मन में सोच रहा होता है ये पहले की तरह तो एरोगेंट नहीं लग रहा है लेकिन ये थोड़ा कुछ अलग है, मुझे इसे अपनी प्लेयर्स आई से चेक करना चाहिए। और वो ये सोचने के साथ ही अपनी प्लेयर्स आई को एक्टिवेट करता है जिसके कारण उसके सामने माइकल का स्टेटस खुल के आ जाता है जिसमें लिखा होता है माइकल ग्रेहिल 3rd क्लास मैजिशियन, पोटेंशियल हाई, फीचर डबल कास्टिंग। और दूसरे स्टेटस में लिखा होता है स्पेशल कंडीशन बेजरकर, वो भी हिडन। ये देखकर लुइन थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है बेजर्क, मैंने इस टाइप के पॉपअप को तो कभी नहीं देखा। और मेन बात ये है कि ये हिडन है, क्या उसने कुछ ऐसा लिया है जो उसके ड्रग के यूज को हिडन कर देता है? और वो फिर एल्रिक की ओर देखते हुए मन में सोचता है टेस्ट के पहले डोपिंग का टेस्ट होता था लेकिन वेट, टेस्टिंग के इंचार्ज प्रोफेसर एल्रिक थे। क्या होगी अगर माइकल के अंकल प्रोफेसर एल्रिक ने उसे ऐसा बनाया हो और उसे इससे छुटकारा पाने में मदद की हो? तभी एग्जामिनर वहाँ पर आते हुए उन दोनों से बोलते हैं तो ठीक है, तो ये बात भी सुन लो, यहाँ पर जो मैजिक बैंड है वो सिर्फ ब्लैक मैजिक है, सारे मैजिक जो 4 एलिमेंट पर बेस्ड है वो सारे अलो है। और हम तुम्हारे स्कोर को मेजर करने के लिए अपोनेंट को हिट करने वाले मैजिक के लेवल को कंसीडर करेंगे। अपोनेंट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस माना बैरियर हॉल में मैजिक की इफेक्टिवनेस 99% से रिड्यूस हो जाती है। क्या तुम्हारा और कोई आखिरी क्वेश्चन है? ये सुनकर लुइन अपना हाथ खड़ा करता है। ये देखकर एग्जामिनर उसे बोलते हैं क्या हुआ लुइन एड्रियल? फिर लुइन बोलता है क्या हो अगर कोई इलीगल पोशन लेके आया हो? उसकी इस बात को सुनकर माइकल वहाँ पर हैरान हो चुका होता है। तभी एग्जामिनर उसे बोलते हैं तो इस केस में वो अपने राइट्स को खो देगा और इस टेस्ट को फेल कर जाएगा। इस बात की गंभीरता के आधार पर बाहर निकालना निर्धारित करने के लिए एक एग्जामिनेशन भी प्रोसीड की जा सकती है। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? फिर लुइन माइकल की ओर देखते हुए बोलता है अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। उसको देखकर माइकल घबरा रहा होता है और गुस्से में आते हुए अपने दांत पीस रहा होता है। और फिर तभी एग्जामिनर उनको दूर भेजते हुए उनसे बोलते हैं ऑलराइट, तो अपनी अपनी पोजीशन ले लो। लुइन भी अपनी पोजीशन लेने के बाद अपने मन में सोचता है अभी मेरे पास सिर्फ एक अजम्पशन है, क्योंकि मैं अकेला हूँ जो इस स्टेटस विंडो को देख सकता है तो कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। और वो फिर थोड़ी सीरियस होते हुए सोचता है मुझे एक सॉलिड एविडेंस ढूंढने की जरूरत है। और वो वहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। तभी एग्जामिनर बोलते हैं इसे शुरू करो। और उनके ये सुनने के साथ ही दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। माइकल अपनी पावर से अटैक कर देता है और अटैक करते हुए बोलता है लुइन मर जाओ। और माइकल का उस पावर का यूज करने के कारण जमीन से कुछ बेल हॉर्न निकल के लुइन के पैर को जकड़ लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं लुइन बड़ी आसानी से उन बेल हॉर्न को तोड़कर अपने पैर को आजाद करा लेता है। ये देखकर वहाँ पर बैठे स्टूडेंट थोड़े हैरान हो चुके होते हैं और वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं वो क्या है, आखिर उसने इतनी जल्दी छुटकारा कैसे पा लिया? क्या माइकल का स्पेल उस पर अच्छे से वर्क नहीं करा? तभी हम देखते हैं लुइन भी आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है ग्रेट, माना बैरियर हॉल मैजिक की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है लेकिन मेरी स्ट्रेंथ को नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं माइकल अपने एक और स्पेल का यूज करता है। उस स्पेल का यूज करने के कारण उसके पीछे एक स्केलेटन फेस अपीयर होता है और वो फिर अटैक करते हुए बोलता है क्या तुमको लगता है कि मैं यहीं पर ही रुक जाऊंगा? और वो ये कहने के साथ ही उस पर अटैक कर देता है फायर ब्रीथ। लुइन भी उसके अटैक को डॉज करता है लेकिन हम देखते हैं वो ब्रीथ रुक ही नहीं रही होती। लुइन भी उसे डॉज कर रहा होता है। तभी उसको सामने की ओर एक स्टॉल वॉल दिखती है। वो जल्दी से उसके पीछे जाकर छुप जाता है और वो फिर सामने की ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है कास्टिंग टाइम को रिड्यूस और माना कलेक्शन को इंक्रीज करना, तो ये माइकल की पोशन का इफेक्ट है। माइकल वहाँ पर खुश होते हुए वहाँ पर चिल्लाते हुए उससे बोल रहा होता है छुपना बंद करो लुइन, अब बाहर भी आ जाओ। लुइन सोच रहा होता है ये देखते हुए कि वो सामान्य से कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। आई एम श्योर उसने जो पोशन लिया है वो है द हर्ब ऑफ अवेकनिंग, बर्निंग फ्लावर, हाथ कांपना, एक्साइटमेंट बढ़ जाना, पेन रिसेप्टर्स को सप्रेस करना और फ्रेंड्स और दुश्मन के बीच में अंतर ना कर पाना। सिर्फ एक चीज बची है, पेन
ऑपरेशन। फिर हम देखते हैं लुइन बाहर आते हुए उससे बोलता है कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट थे, तो ये इसी के कारण है ना। ये सुनकर माइकल उसे बोलता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लुइन बोलता है बर्निंग फ्लावर। ये सुनकर माइकल पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है। लुइन आगे बोल रहा होता है वेल ये मैटर नहीं करता है, तुम्हें हराने के लिए मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है, लो मैं आया माइकल। और फिर हम देखते हैं लुइन अपने टाइम रिफ्लेक्शन स्किल का यूज करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ये देखकर माइकल भी एकदम से घबरा जाता है और वो मन में सोचता है डैम इट ये तो बहुत फास्ट है, और वो अपने आइस मैजिक का यूज करता है। लुइन भी उस पर अटैक करते हुए उससे बोलता है ये यूजफुल नहीं है, और वो अपना अटैक कर देता है। बेसिकली बोलो तो वहाँ पर एक किक मारता है जिसके कारण उसकी आइज भी टूट जाती है। ये देखकर माइकल भी पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है। इसी के साथ प्रोफेसर ओवन भी हैरान हो जाते हैं और अब बात कर रहे होते हैं आखिर उसने किस तरह का मैजिक यूज करा है। दूसरा बोलता है क्या वो मैजिक भी है, कोई बोलता है वो एक ही बार में उसके पास पहुंच गया। फिर तभी हम देखते हैं माइकल एक मॉन्स्टर को समन करते हुए लुइन पर अटैक कर देता है और बोलता है थर्ड क्लास मैजिक फायर लिजार्ड। लेकिन तभी हम देखते हैं लुइन भी अपने हाथों में अपने पावर को डालते हुए बोलता है अर्थक्वेक, और वो इसी के साथ नीचे जमीन पर अपना एक पंच मार देता है जिसके कारण वहाँ की जगह भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो जमीन के टूटने के कारण वहाँ के पत्थर उस लिजार्ड पे जाकर लगने लगते हैं। वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स भी हैरान होते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं वो ये क्या था। दूसरा बंदा बोलता है उसने फायर एलिमेंट को एक अर्थ स्पेल के साथ काउंटर करा। लुइन की ये पावर को देखकर माइकल भी पूरी तरह से घबरा चुका होता है और वो नीचे गिर जाता है, और वो फिर सामने की ओर देखते हुए पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है क्योंकि उसके सामने लुइन खड़ा होता है। माइकल घबराते हुए उसे बोलता है मेरे पास मत आओ, लेकिन हम देखते हैं लुइन को जो अपनी सिर्फ एक उंगली से अटैक करते हुए उसे बोलता है भीगी बिल्ली तो मत बनो और इसे लो। माइकल भी उसको देखकर बोल रहा होता है ये क्या है, और हम देखते हैं लुइन अपनी उस उंगली में अपनी एनर्जी को गैदर करता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है स्टेडियम के अंदर से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है, और फिर हम देखते हैं लुइन की उस छोटी सी फ्लिक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ये देखकर सभी के सभी स्टूडेंट्स पूरी तरह से हैरान हो चुके होते हैं। फिर धुआं हटता है, लुइन सामने की ओर देखता है, वो देखता है सामने की ओर माइकल को जो कि सीधे जाकर दीवार में भिड़ चुका होता है, लेकिन उसके आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी होती है और वो एक इविल स्माइल दे रहा होता है, और वो बोलता है लुइन तुमने मुझे कम समझ लिया, बस एक छोटी सी फोरहेड फ्लिक। लेकिन तभी हम देखते हैं लुइन को जो जल्दी से जाकर उसको एक पंच टिका देता है। उस पंच का भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण वो दूर फेंका जाता है, और हम देखते हैं वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है। वो हंसते हुए वहाँ पर बोल रहा होता है क्या तुम सोचते हो इतनी सॉफ्ट फिस्ट से तुम जीत सकते हो, ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता, तुम जानते हो। उसकी ये बात सुनकर लुइन अपने मन में सोच रहा होता है ये सोचना कि ऐसे अटैक के बाद भी वह कॉन्शियस रहेगा। इस रेड पर एक्यूमुलेटेड शॉक के कारण माइकल मर भी सकता है। इस तरह से टेस्ट को कंटिन्यू करना बहुत डेंजरस होगा, और वो फिर एक स्पेल का यूज करता है बाइंडिंग ट्री, जिसके कारण जमीन से वाइन्स निकलकर माइकल को पूरी तरह से जकड़ लेती है। और फिर लुइन अपना हाथ खड़ा करते हुए वहाँ पर बोलता है माइकल ने एक फॉरबिडन ड्रग का यूज करा है, और हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और वो फिर लुइन से बोलते हैं तुम्हारा इससे क्या मतलब था कि माइकल ने ड्रग यूज करा है, क्या तुम श्योर हो? अगर तुम झूठ बोलते तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लुइन बोलता है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, क्योंकि कोई ऐसा ड्रग बना सकता है जो कभी भी टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो सकता, यहाँ कोई ब्लाइंड आई टर्न कर सकता है। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर उससे बोलते हैं तुम कह रहे हो कि, फिर लुइन बोलता है ऐसा कोई पर्सन जो मल्टीपल रेयर मटेरियल्स को अपने हार्ट में कंटेन कर सकता है और मैच से पहले टेस्ट कंडक्ट कर सकता है, यहाँ सिर्फ एक ही पर्सन है जो ऐसा कर सकता है। अगर ये सोचा जाए कि प्रोफेसर एल्रिक माइकल के अंकल है तो क्या प्रोफेसर एल्रिक सचमुच? लेकिन तभी हम देखते हैं ये बात सुनकर एल्रिक वहाँ पर ग्राउंड में आ चुका होता है, जो आते हुए लुइन से बोलता है लुइन क्या तुम जानते हो कि तुम अभी क्या कह रहे हो? और वो फिर चिल्लाते हुए बोलता है तुम कह रहे हो कि माइकल ने ड्रग लिया है और मैंने इसे दिया है। तभी हमारा लुइन उनसे बोलता है हाँ मेरे पास प्रूफ है। ये सुनकर वो बोलता है क्या कैसा प्रूफ? और हम देखते हैं लुइन एक और जाने लगता है। उसको देखकर एल्रिक बोलता है तो ठीक है हम वापिस से ड्रग टेस्ट कंडक्ट, लेकिन वो आगे बोलता तभी लुइन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आपने इसके सिम्टम्स को छुपाने के लिए एक स्पेशल एलेक्सिर का यूज करा है ना? ये
ये सुनकर एल्रिक पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है और वो फिर बोलता है, फिर तुम क्या बोलते हो कि हम क्या करें? तुमने कहा कि तुम्हारे पास प्रूफ है। हम देखते हैं लुइन को जो कि एक पेड़ के पास जाकर उन सभी से बोलता है, मैं आप लोगों को डायरेक्टली दिखाता हूँ, और वो अपना एक अटैक उस पेड़ पर कर देता है जिसके कारण वो पेड़ पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। हम लुइन ने उसी फ्लिक अटैक का यूज करा था जो कि उसने पहले माइकल पे किया था, और फिर लुइन वहाँ पर बोलता है, ये वही फिंगर फ्लिक है जो कुछ देर पहले मैंने माइकल पे यूज किया था। भले ही ट्रेनिंग करने के कारण माइकल का मैजिक नॉर्मल से ज्यादा था, इसकी चपेट में आने के बाद भी वह हंसता रहा और जगा रहा। उसकी करंट कंडीशन में उसकी खोपड़ी डगमगा रही होगी और कम से कम 4 पसलियां टूट गई होगी, लेकिन वो तो ऐसे हंस रहा है कि जैसे उसे पेन फील ही नहीं हो रहा। क्या आप अभी भी इसे नकारते हैं प्रोफेसर एल्रिक? फिर तभी हम देखते हैं डीन को जो पीछे से चिल्लाते हुए बोलते हैं, प्रोफेसर एल्रिक यहाँ क्या चल रहा है? और डीन वहाँ पर बहुत गुस्से में लग रहे होते हैं और फिर वो बोलते हैं, आखिर तुम्हारी इस सेक्रेट टेस्टिंग ग्राउंड में ऐसा कुछ करने की हिम्मत कैसे हुई? प्रोफेसर एल्रिक मुझे मेरे ऑफिस तक फॉलो करो। ये सुनकर प्रोफेसर एल्रिक तो पूरी तरह से घबरा गया होता है, लेकिन हम देखते हैं पीछे की तरफ माइकल अभी भी हंसे जा रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है इसके बाद 4th टेस्ट तूफान की तरह गुजर गया। हम देखते कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है, मैंने सुना है कि प्रोफेसर एल्रिक फायर हो चुके हैं और माइकल भी एक्सपेल हो गया है। फिर लुइन हमें बताता है ग्रे हिल फैमिली का करप्शन सबके सामने आ गया। हम देखते हैं एक बंदे को और लुइन को, उस बंदे ने लुइन के कंधे पर हाथ रख रखा होता है। वो बंदा उससे बोलता है, ओए द एक्सप्लोशन मेकर लुइन। फिर लुइन हमें बताता है, मैंने एक नया निकनेम ऑब्टेन किया और मुझे डीन ने बुलाया। और हम देखते हैं वो एक दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं लुइन के आसपास बहुत ज्यादा लाइट निकल रही होती है और वो फिर उस गेट के अंदर जाता है, लेकिन सामने की ओर कुछ देखते हुए बिल्कुल हैरान हो चुका होता है। वो देखता है सामने की ओर बहुत खूबसूरत जगह को। उस जगह को देखते हुए लुइन अपने मन में सोचता है, क्या ये एडल्ट टेरिटरी है? लेकिन फिर वो बोलता है, नहीं ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। और ये हम देखते हैं उसके सामने एक रेड चेयर को, जिसको देखते हुए लुइन अपने मन में सोचता है, द थ्रोन ऑफ टेरॉन, जहाँ मैजिशियंस के किंग बैठते हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर हम देखते हैं उसके पीछे डीन आ चुके होते हैं। वो उससे वहाँ पर आते हुए बोलते हैं, तुम क्या देख रहे हो लुइन? और वो फिर आगे जाते हुए लुइन से बोलते हैं, ये प्लेस आई ऑफ मेलर रॉक द्वारा इंडिपेंडेंटली क्रिएट किया गया है। क्या तुम आई ऑफ मेलर रॉक के बारे में कुछ जानते हो? लुइन बोला, मैंने इसके बारे में सुना है। और फिर वो हमें बताता है, मेलर रॉक वो डीमंस का लीडर था जिसने सबसे पहले फ्रेलिया कॉन्टिनेंट पर हमला किया था। वे कहते हैं कि उसके पास पावर थी कि वो टारगेट को फोर्स करके अपने डिजायर का विजन दिखा सके। मेलर रॉक की मौत के बाद उसके बॉडी पार्ट्स आर्टिफैक्ट्स के रूप में बदल गए। फिर डीन लुइन से बोलते हैं, आई ऑफ मेलरॉक जो वर्ल्ड तुम देखना चाहते हो वही तुम्हें दिखाता है। जो वर्ल्ड तुमने अभी देखा होगा वो उसी वर्ल्ड के क्लोज होगा जो तुम देखना चाहते हो। लुइन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सबसे ज्यादा क्या चाहता हूँ? अर्डेल टेरिटरी को रिवाइव करना और एक बेस्ट मैजिशियन बनना। फिर डीन लुइन से बोलते हैं, लुइन क्या तुम इस बारे में क्यूरियस नहीं हो कि मैं इस प्लेस पर क्या देखता हूँ? ये सुनकर लुइन उनसे पूछता है कि आप क्या देखते हैं? डीन उसको बताते हैं, एक वर्ल्ड जहाँ पर स्टूडेंट्स की तरह एक्ट करते हैं और मैजिशियंस की तरह एक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स हालांकि ये इतना भी इजी नहीं है। और वो लोग ऐसे ही चलते चलते एक गेट के पास आ जाते हैं और डीन उस दरवाजे को खोल देते हैं। लुइन भी अंदर जाने लग जाता है और वो कुछ चीजें इमेजिन कर रहा होता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स उसकी जीत की खुशी मना रहे होते हैं। और वो एक और चीज इमेजिन करता है कि वो ग्रेजुएट हो गया है। वहाँ पर बोर्ड होते हैं वेलोडेक्टेरियन लुइन एडेल। और इस सोचने के बाद लुइन एक धीरे सा स्माइल देता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं लुइन को डीन के सामने बैठे हुए। डीन उसकी ओर एक चाय का कप आगे बढ़ाते हुए उससे बोलते हैं, एक कप चाय पी लो लुइन। लुइन बोलता है, थैंक यू डीन। और फिर उस चाय को पीने लग जाता है। डीन उसको देख रहे होते हैं और फिर वो उससे बोलते हैं, मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया इसलिए है क्योंकि मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे आंसर करोगे? लुइन बोलता है, हाँ। फिर डीन उससे बोलते हैं, तुमने कैसे डिटेक्ट किया कि माइकल ने बर्निंग फ्लावर का यूज किया दूसरे सिमुलेंट्स में से? ये सुनकर लुइन कुछ सोचने लगता है और वो फिर बोलता है,
माइकल का बिहेवियर पहले से बहुत डिफरेंट था। मुझे बर्निंग फ्लावर का ख्याल आया, जैसा वो दिख रहा था एग्रेसिव लेकिन चिंतित, और उसके माना का एबनॉर्मल फ्लो और एम्पलीफिकेशन को जज किया जा रहा है। ये सुनकर डीन उससे बोलते हैं, लेकिन मैंने जो देखा तुम सस्पिशियस से ज्यादा श्योर लग रहे थे, आखिर ऐसा क्यों? लुइन उनको बोलता है, मैंने फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करा, ना कि मैजिक का। इसके अलावा माना बैरियर होल सिर्फ मैजिक को कंट्रोल करता है, ना कि स्ट्रेंथ को। और वो मन में सोचता है, यहाँ पर प्लेयर्स आई को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो बोलता है, इसके बावजूद कि माइकल निश्चित रूप से बहुत सदमे में था। फैक्ट यह है कि वो हंसा, दर्द की तो दूर की बात है, इसे सिर्फ उसके बर्निंग फ्लावर का यूज करने से ही समझा जा सकता है। उसको देखते हुए डीन अपने मन में सोच रहे होते हैं, यह सिर्फ 16 साल का है, फिर भी उसके पास अपोनेंट को क्षण भर में होने वाले बदलाव को भाप लेने की गहरी आंखें हैं, और उस सिचुएशन में शांति से रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी उसकी अनक्वेश्चनेबल मैजिक एबिलिटी के साथ जोड़ा जाए तो फिर डीन लुइन से बोलते हैं, एकेडमी के डीन होने के रूप में इस इंसिडेंट के बारे में आई एम वेरी सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ लुइन। मैं तुम्हें मेक श्योर करता हूँ कि ग्रेहल फैमिली तुम्हें हार्म नहीं पहुँचाएगी। और एक और चीज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्या तुम इस साल के 7th मंथ में होने वाले ग्रैंड फेस्टिवल में हमें ज्वाइन करना चाहोगे एज अवर रिप्रेजेंटेटिव? ये सुनकर लुइन पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है, और वो हैरानी के साथ सोचता है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रैंड फेस्टिवल, वो पोजीशन है जो हर कोई स्टूडेंट्स चाहता है। जब से मुझे डीन के ऑफिस में बुलाया गया, मैंने कुछ हद तक अनुमान लगा लिया था। और वो थोड़ा शांत होते हुए आगे बंद करते हुए कुछ सोचता है, और फिर उनसे बोलता है, मुझे ये ऑफर देने के लिए थैंक यू डीन, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी है, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैंने कोई भी रियल बैटल एक्सपीरियंस नहीं की है। माना इवोकेशन डिसऑर्डर के कारण पिछले 5 सालों से मेरा टाइम इम्पटी और अनइवेंटफुल रहा, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरे पास उस ग्रैंड फेस्टिवल में कॉम्पिटिटिव पावर है या नहीं, जहां मेरे जीनियस साथी गैदर होते हैं। लेकिन वो आगे बोलता, तभी डीन उससे बोलते हैं, ये बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरी राय में ग्रैंड फेस्टिवल में एक जज के रूप में तुम विनर कैंडिडेट कहलाने के वर्दी हो। ये सुनकर लुइन हैरानी के साथ बोलता है, क्या एक विनर कैंडिडेट? डीन उससे बोलते हैं, मैं एब्सोल्युटली कह सकता हूँ कि तुम रियली एक स्ट्रॉन्ग विनिंग कैंडिडेट हो। किसी भी चीज से ज्यादा डरावना क्या है? क्या तुम एक सीक्रेट वेपन होंगे जो कहीं से अपीयर हुआ है? डीन आगे बोलते हैं, उनके लिए तुम एक डार्क हॉर्स हो, तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, और वो लोग उन मेथड्स और स्ट्रेटेजीज से फेमिलियर नहीं होंगे जो तुम्हारे द्वारा यूज किए जाने वाले मैजिक को काउंटर कर सके। फिर लुइन खुश होते हुए अपने मन में सोचता है, क्या यही मामला है? क्योंकि मैं हमेशा लास्ट प्लेस पर आता हूँ, वो लोग मुझ पर कड़ी नजर नहीं रखेंगे, और वे लोग माइकल के विपरीत मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए उनसे बचना बहुत आसान होगा। डीन बोलते हैं, क्या कहते हो तुम? क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे? फिर हम देखते हैं लुइन को जो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ में बोलता है, जब तक कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो मैं अपना बेस्ट दूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर दरवाजे पर कोई नॉक करता है। डीन बोलते हैं, अंदर आ जाओ। फिर वो बंदा अंदर आ जाता है। उसको देखकर डीन बोलते हैं, लुइन ऐसा लगता है कि बॉडी आर्ट क्लास तुम्हारे लिए मैजिक क्लास से ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने तुम्हारे बॉडी आर्ट की देखभाल करने के लिए एक प्रोफेसर को बुलाया है। उस बंदे को देखकर लुइन अपने मन में सोचता है, ये आदमी तो। वो बंदा बोलता है, क्या तुम बढ़िया हो डेस्परेट स्टूडेंट? हम देखते ये वही नाइट होता है जो लुइन के ओगरे वाले टेस्ट में मौजूद था। वो नाइट लुइन से बोलता है, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? तुम मुझे देख करके खुश नहीं हो? उस नाइट को देखते हुए वो मन में सोच रहा होता है, गोल्टर पिरांटे, और वो हमें बताता है, द नाइट ऑर्डर लीडर ऑफ द फोल्डर एंड टेरिटरी रेडियन किंगडम में एग्जिस्ट 6th रैंक नाइट्स में से एक। ये वही पर्सन है जिसके साथ में मैंने 3rd एग्जाम में काम किया था। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं लुइन को उसी नाइट के सामने बैठे हुए। लुइन अपने मन में सोच रहा होता है, ये सोचना कि मैं इनसे बॉडी आर्ट क्लास रिसीव करूंगा। फिर वो नाइट लुइन से बोलता है, सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं तुमसे कंफर्म करना चाहता हूँ। मैंने प्रोफेसर हाइडेल से सुना है कि तुम एक स्पेशल मैजिशियन हो जिसके पास क्लोज रेंज में फाइट करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं
नहीं है, क्या ये सच है? ये सुनकर लुइन बोलता है हाँ ये सही है। फिर वो नाइट आगे बोलता है पिछली बार मैंने जो देखा उसके अनुसार तुम्हारी मूवमेंट काफी अच्छी है, ये कंसाइज और अननेसेसरी मूवमेंट के बिना है। हाउएवर टू बी ऑनेस्ट यह इतना ऑब्वियस है कि तुमने मार्शल आर्ट्स प्रॉपर्ली नहीं सीखा। ऐसे मूवमेंट्स किसी ओगरे पर काम कर सकते हैं, लेकिन एक स्किल्ड नाइट ने उसे पढ़ लिया होगा। ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। अपोनेंट जो बॉडी आर्ट का यूज करता है तुम्हारे शोल्डर और हिप मूवमेंट्स को देखकर ही तुम्हारे अटैक को फिगर आउट कर सकता है। लुइन वहाँ पर सोच रहा होता है वह सही है, जो मूवमेंट मैंने सीखे वो सिर्फ क्विस्ट के लिए रिपीटेड मोशंस थी, इसीलिए प्रैक्टिकल में जो यूज किया जा सकता है वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो नाइट लुइन से बोलता है लेकिन ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझसे सीखते हो तो तुम्हारी मूवमेंट्स बेसिक्स से बदल जाएगी। तो क्या हमें तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए? फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी नाइट और लुइन को। वो नाइट लुइन को ट्रेनिंग करवा रहा होता है और उससे बोल रहा होता है एक नाइट के लिए उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके पैर है, क्योंकि पैर तलवार को ताकत देते हैं और तुमको एनिमी की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए अलो करते हैं। ऐसे में तुमको सबसे पहले ठीक से चलना सीखना होगा। सिर्फ सही चाल सीखने से तुम प्रॉपर बॉडी आर्ट सीख सकते हो। द हेवनली मार्शल आर्ट्स एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिसे नाइट्स ट्रेनिंग सेंटर में कॉमनली लर्न करते हैं। हम देखते लुइन अपना पाम अटैक कर रहा होता है और उस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो नाइट आगे उसे बोलता है शॉर्ट टेक्निक्स को छोड़कर हेवनली मार्शल आर्ट्स में कुल 36 मार्शल मूवमेंट्स है। लुइन अपनी पूरी जान लगाकर उस ट्रेनिंग को कर रहा होता है। वो नाइट भी उसे देख रहा होता है और वो फिर कुछ देर पहले की बातें याद करता है जहाँ पर लुइन उससे बोल रहा होता है आखिर क्यों? अगर आप मुझे मार्शल आर्ट सिखा भी देंगे तो भी इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा सर। आपको काम करने के लिए हर दिन एकेडमी में आना होगा, तो क्यों? वो नाइट बोलता है अगर मुझे तुम्हें बताना ही है तो मान लो कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। लुइन बोलता है इन्वेस्टमेंट? वो नाइट उसे आगे बताता है मैं किसी एक ऐसे पर्सन से मिला जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वह एक ग्रेट मैजिशियन बनेगा, और अगर मैं इस फ्यूचर मैजिशियन की मदद कर सकूं तो क्या ये एक वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट नहीं है? ये सुनकर लुइन उनके सामने झुकते हुए उनसे बोलता है फिर मैं आपकी केयर में हूँ गेस्ट प्रोफेसर गोल्टर। ये सुनकर वो नाइट थोड़ा अजीब फेस बनाते हुए उससे बोलता है हे मैं ऑकवर्ड होने के कारण इसे नहीं सुन सकता, मुझे बस हायुंग कहो, मैं अपने 20s में हूँ। ये सुनकर लुइन हैरानी के साथ बोलता है कि क्या? नो वे। और इसी साथ वो प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हमारा मैन कैरेक्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो नाइट्स उसे पंचेस की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। यहाँ तुमको वो पंच शॉट दिख सकता है लेकिन मैं तुमको बताऊं तो वो पंच ही है। उसको देखते हुए वो नाइट अपने मन में सोच रहा होता है वो अच्छा कर रहा है, उसके पास धैर्य है, और वो पहले की बात याद करता है जहाँ पर वो उसी ओगरे को चेक कर रहा होता है और बोलता है क्या इस ओगरे का जबड़ा टूट गया? और वो फिर लुइन को किक की प्रैक्टिस करते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है एक मिलिट टाइप मैजिशियन ओग्रेगोन से स्ट्रॉन्गर है, क्या इंटरेस्टिंग बंदा है। फिर हमें बताया जाता है इसी तरह 3 हफ्ते बीत गए। हमें एक सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है स्किल बॉडी आर्ट्स इंक्रीज हो गई, बॉडी आर्ट लेवल 10 पर रीच कर गई, एक वोल बॉडी ऑफ वेपन नाम का टाइटल मिला, और बस ऐसे कुछ रिवॉर्ड्स के नोटिफिकेशन होते हैं। लुइन भी अपने अंदर एनर्जी को महसूस करता है और वो फिर उस टेडी से बोलता है हेवनली मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने का इफेक्ट इनक्रेडिबल है। वो टेडी बोलता है मुझे पता है, इसकी बदौलत मैं रैंक 3 पर पहुंच गया हूँ। हमें उसकी स्ट्रेंथ दिखाई जाती है जो कि होती है 2130, जिसको देखते हुए लुइन बोलता है यह एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ है, मैं इसे क्लियरली फील कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं उसे टेडी को जो वहाँ पर बोलता है हालांकि तुम सरप्राइजिंगली तेजी से स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, मुझसे मिलने के बाद ड्रेका को 2000 स्ट्रेंथ गेन करने में 1.5 साल से भी ज्यादा समय लग गया। क्या ये सिर्फ एक इंसान और एक ड्रैगन के बीच परसेप्शन ऑफ टाइम के गैप के कारण नहीं है? तभी वहाँ पर कोई बोलता है लुइन। लुइन भी सामने की ओर देखता है, वो देखता है उसकी तरफ जैसन आ रहा होता है। उसको देखकर लुइन बोलता है जैसन आखिर क्या हुआ? फिर जैसन उसके पास आकर रुक जाता है और हाफते हुए उससे बोलता है तुमने इसे अभी तक नहीं देखा है ना? लुइन बोलता है क्या नहीं देखा? जैसन बोलता है अभी
ग्रैंड फेस्टिवल में पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट एकेडमी एंट्रेंस पर पोस्ट कर दी गई है। ये सुनकर लुइन हैरानी के साथ सोचता है द ग्रैंड फेस्टिवल। फिर हमें अगले सीन में पार्टी की कुछ चीजें दिखाई जाती है। हमें एंट्रेंस सेरेमनी के दिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई बोलता है रिप्रेजेंटेटिव लुइन एडल। लुइन हमें बताता है एंट्रेंस सेरेमनी के दिन में आने वाले स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेज पर खड़ा हुआ था। इसके रिजल्ट में मुझे हर कोई जेलस और सस्पिशियस नजरों से देखने लगा, लेकिन मानो उनकी जेलसी का जवाब देने के लिए मैंने पिछले 5 साल शेडोज में बिताए। मुझे हर समय माइकल को कांग्रेचुलेशंस लेते हुए देखना पड़ता था। और अब फिर हम देखते हैं लुइन और जेसन को जो खुशी खुशी वहाँ से दौड़ते हुए जा रहे होते हैं, और जहाँ पर वो लिस्ट लगी होती है वो वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। उस लिस्ट को देखते हुए लुइन खुश होते हुए बोलता है वाओ, मैं सचमुच रिप्रेजेंटेटिव बन गया है ना। लुइन को वहाँ पर देखकर सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर बोल रहे होते हैं हाँ ये तो लुइन है, और उसके पास जाते हुए उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और उससे बोलते हैं हम तुमको ग्रैंड फेस्टिवल टूर्नामेंट सौंपते हैं। फिर लुइन बताता है हालांकि इसमें काफी टाइम लगा, लेकिन मैं एक बार फिर से एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। हम देखते जेसन को जो कि खुशी के आंसू रोते हुए बोल रहा होता है मैं भी यहाँ हूँ, और उसकी होती 31st प्लेस ग्रुप कंपटीशन। फिर हम देखते प्रोफेसर हाइडल को जो किसी से बोलते हैं मैं सरप्राइज हुआ जब सर गाल्टर ने मुझसे कहा कि तुमने 1000 मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लिया है। हम देखते वो ये बातें लुइन से बोल रहे होते हैं, और वो आगे बोलते हैं 16 साल की उम्र में 5th क्लास को स्टार्ट करना, तुम जैसे जीनियस मुझे डरा ही देते हैं। मुझे बिलीव है कि तुम अच्छा करोगे लुइन। फिर लुइन हमें बताता है ग्रेट टूर्नामेंट की प्रिपरेशन स्मूथली चल रही है, और फाइनली हम एल्टन की ओर जा रहे हैं जहाँ ग्रेट टूर्नामेंट होने वाला है। और हम देखते हैं वहाँ पर वो सभी लोग एक स्टेशन पर खड़े होते हैं। वहाँ पर कोई बोलता है क्या हम माना ट्रेन से जा रहे हैं? मैं पहली बार इसकी राइड कर रहा हूँ, मैंने सुना कि ये इनक्रेडिबली फास्ट है। फिर कोई बोलता है लेडियन किंगडम में हमारे पास सिर्फ 2 ट्रांसिट स्टेशन है, रेनाग एम्पायर फेडरेशन में इसकी संख्या 100 से ज्यादा है। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है ऑब्वियस सी बात है, आखिरकार ये एक एम्पायर है, हम स्मॉल कंट्रीज के बीच बस एक स्मॉल कंट्री है। लुइन और जेसन भी वहाँ पर खड़े होते हैं। तभी कोई बंदा बोलता है कंट्री बम्पस्किन माना ट्रेन के बारे में हंगामा कर रहे हैं। ये सुनकर लुइन और जेसन उधर की ओर देखने लगते हैं। जेसन उस बंदे को देखते हुए उसे बोलता है क्या हुआ? वो बंदा बोलता है इतना रौडी होना बंद करो और शांत रहो। ये सुनकर जेसन उसे बोलता है ये कमीना, क्या तुम हमें चुप रहने के लिए कह रहे हो? लुइन खामोशी से उस बंदे की ओर देख रहा होता है, और उसको देखते हुए सोचता है ये लड़का हानकस है, वह जरूर वही इंसान होगा जिसने पिछले साल मैजिक टूर्नामेंट में माइकल के साथ पार्टिसिपेट किया था। फिर हानकस उनसे बोलता है अगर तुम लोगों को लगता है कि लुइन इस साल के ग्रेट टूर्नामेंट में किसी तरह का मिरेकल करेगा तो बेहतर होगा कि तुम लोग गिव अप कर लो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रेड में लगी रहा। हानकस के साथ खड़ा हुआ बंदा उससे बोलता है ये सही है, क्या तुम नहीं जानते कि हर स्कूल के वो रिप्रेजेंटेटिव्स कितने ट्रिकी है? अगर माइकल जो उनसे निपटने में ज्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ होता तो हमारे जीतने के अच्छे चांसेस होते। वैसे भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं लुइन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम लोग इसे खुद ही फिगर आउट कर लो। ये सुनकर जैसन गुस्से में उस बंदे से बोलता है तुमने क्या कहा? उन लोगों को देखकर लुइन अपने मन में सोचता है जो लोग ग्राहेल फैमिली की लेगेसी का एडवांटेज उठाना चाहते हैं उनके पास मेरे अगेंस्ट बहुत सारी कंप्लेन है, लेकिन उन लोगों के साथ अभी भी इस टूर्नामेंट में अच्छा करने की जरूरत है। हम देखते उसी टेडी को जो कि एक स्माइल देते हुए बोल रहा होता है लुइन हम इसे हैंडल कर सकते हैं, है ना? फिर तभी लुइन उन लोगों से बोलता है माइकल को ये बहुत पसंद आएगा, और वो फिर आगे बोलता है किसी भी टाइम बाहर निकाले जाने की कगार पर होने के बावजूद उसके कुत्तों की वफादारी कायम है। ये सुनकर उस बंदे की पूरी तरह से जल भुन जाती है, और वो लुइन के पास जाते हुए उससे बोलता है क्या तुम हमें कुत्ते कह रहे हो? लुइन बोलता है अच्छा ही हुआ मैंने तुमको अंडरस्टैंडिंग के लेवल को ध्यान में रखते हुए कहा, मैंने इसे सिंपल बनाने की कोशिश की लेकिन तुमको ये अच्छी तरह से समझ आया है ना? तभी वो बंदा ये सुनकर लुइन से बोलता है क्या एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव ऐसे ही एक्ट करते हैं? लुइन उससे बोलता है अच्छी तरह से सुन लो, ग्रेट टूर्नामेंट तुम्हारे किए गए एक्सपीरियंस में से किसी भी चीज से अलग है। अगर तुम वहाँ पर अच्छे रिजल्ट अचीव करते हो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा।
बेहतर अपॉर्चुनिटी इस हद तक की ग्रेहल फैमिली जरूरी भी नहीं होगी। ये सुनकर वो बंदा चिल्लाते हुए उससे बोलता है, ऑफ कोर्स अगर तुम अच्छे रिजल्ट अचीव करते हो, लेकिन क्या ये भी पॉसिबल है? उनमें से हर एक मॉन्स्टर है। हमारी डेस्टिनी अल्टीमेटली लेडियन किंगडम में ग्रेहल फैमिली के अंडर काम करना है, तो तुम लोगों को ऐसे सपनों से जाग जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं लुइन उसका जवाब देते हुए उससे बोलता है, ये पॉसिबल है, ग्रुप कंपटीशन में कोऑपरेट करना इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा हैरान हो चुका होता है। लुइन वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है, ग्रुप कॉम्पिटिशन्स में कोऑपरेशन इम्पोर्टेंट है, इसलिए बेहतर होगा कि टीम वर्क को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स को सामने मत लाओ। ये सुनकर वो बंदा बोलता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम हमारे बिना कम्पीट करोगे? लुइन उससे बोलता है, अपने तरीकों से इसके बारे में सोचो। करंटली तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है और यहाँ तुम्हारी लॉयल्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ कोई ग्रेहल नहीं है। लुइन की ये बातें सुनकर वो बंदा कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता और वो अपने दांत पीस रहा होता है और फिर चिल्लाते हुए लुइन से बोलता है, तुम सभी लोग पहले इंडिविजुअल मैच खराब कर दोगे, मैं ग्रेट टूर्नामेंट के दौरान तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं सुनूंगा। लुइन उसे अनसुना करते हुए आगे की ओर जा रहा होता है। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते एक ट्रेन को जो कि बहुत तेजी से कहीं पर जा रही होती है। उस ट्रेन के अंदर स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है, वाओ ये तो इनक्रेडिबली फास्ट है। हम देखते लुइन और टैडी को। वो टैडी हंसते हुए लुइन से बोलता है, ओह ये क्या है, ये वर्ल्ड कितना बेहतर हो गया है हमारे टाइम में। तुम जानते हो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का फास्टेस्ट तरीका था। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर किसी की आवाज आती है। वो बंदा बोलता है, क्या बकवास बात कर रहे हो? हम देखते हैं वहाँ पर 3 बंदों को जो कि किसी और ही एकेडमी से होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, देखो ये कौन है? ये तो कंट्री बम्किन की एकेडमी का एक ग्रुप है। फिर हमें उन्हीं 3 बंदों को दिखा दिया जाता है। उस बंदे के शर्ट पर बने हुए सिंबल को देखते हुए लुइन अपने मन में सोचता है, ये तो ओयोटा नेशनल मैजिक एकेडमी का सिंबल है। फिर हमें बताया जाता है ओयोटा नेशनल मैजिक एकेडमी ओयोटा के सेंट किंगडम में एक मात्र मैजिक एकेडमी जो डेजर्ट पर बनी है। इसकी एक लंबी और प्रतिष्ठित हिस्ट्री है और यह सोड और बॉडी का चरम सीमा तक सम्मान करने के लिए जाना जाता है। लुइन उनको देखते हुए सोच रहा होता है, आखिर ओयोटा नेशनल मैजिक एकेडमी के उन लोगों के साथ क्या गलत है? तभी हम देखते वो बंदा वहाँ पर आते हुए सभी से बोल रहा होता है, हे लास्ट प्लेस एकेडमी, माइकल ग्रेहेल कहाँ है? मैं उसे यहाँ पर हेलो करने के लिए आया हूँ और उससे इस साल के लिए विश करने आया हूँ। और ये बोलने के साथ ही वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और सभी से बोल रहा होता है, तुम लोग जरूरी इस साल भी लास्ट प्लेस पर ही आओगे है ना? लास्ट प्लेस आने के लिए गुड लक। वहाँ पर ये हरकतें देखकर वो टेडी हंसते हुए लुइन से बोलता है, अच्छा तुम बहुत शांत हो है ना लुइन? ऐसी बातें सुनना और फिर भी चुप रहना। लुइन उस बंदे की ओर देखते हुए मन में सोच रहा होता है, मुझे अब तक इसका एहसास नहीं हुआ। यह तो क्लियर है कि हमारी एकेडमी को किस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है। और फिर वो सामने की ओर देखता है। वो देखता है प्रोफेसर हाइडल को जो वहाँ पर बैठे बैठे शांति से अपनी बुक पढ़ रहे होते हैं। और उनको देखते हुए वो मन में सोचता है, प्रोफेसर का इंटरफेयर करने का इरादा नहीं है ग्रेट टूर्नामेंट के स्टूडेंट्स के लिए, और अभी प्रोफेसर सिर्फ गाइडर है। और वो फिर सोचता है, अब मेरे पास टीम के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है एकेडमी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। फिर तभी हम देखते हैं वो बंदा हानकस के पास जाते हुए उससे बोलता है, हे हानकस, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव माइकल ग्रेहेल कहाँ है? कम से कम एक ही तो फनी अपोनेंट है माइकल। तभी वहाँ पर कोई उस बंदे से बोलता है, शायद वो अभी हॉस्पिटल के बेड पर लेटा होगा और प्रे कर रहा होगा कि उसकी सारी टूटी हुई हड्डियां वापिस से जुड़ जाए। ये सुनकर वो बंदा शौक होते हुए पीछे की ओर देखता है। हम देते ये हमारा लुइन होता है जो कि खड़े होते हुए उस बंदे को जवाब देता है। फिर हानकस उस बंदे से बोलता है, वो हमारी एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव है। ये सुनकर वो बंदा लुइन की ओर देखते हुए बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव और ये बच्चा, मैं उसे नहीं पहचानता। और वो कहने के साथ ही आगे बढ़ता है और लुइन के सामने खड़े होते हुए उससे बोलता है, मैं ठेटा मालकीरी हूँ, ओयोटा का रिप्रेजेंटेटिव। तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर लुइन उससे बोलता है, लुइन एडल। और वो फिर बोलता है, मुझे लगता है कि ये हमारे इंट्रोडक्शन के लिए इनफ है। अगर तुम्हारा आर्गुमेंट करना खत्म हो गया हो तो तुम हमारे केबिन से बाहर निकल सकते हो। ये सुनकर वो बंदा बोलता है, क्या? लुइन आगे बोलता है, ऑफ कोर्स, जाने से पहले तुम हमें लास्ट प्लेस एकेडमी कहने के लिए माफी मांगोगे है ना? वो भी पोलाइटली, बस इतना ही। ये सुनकर वो बंदा गुस्से में लुइन से बोलता है, क्या कहा तुमने? और फिर वो बोलता है, क्या तुमने अभी यही कहा कि मैं तुमसे माफी मांगू? और वो हैनकस की ओर मुड़ते हुए उससे चिल्लाते हुए बोलता है, हे हैनकस,
क्या तुमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को मेरे बारे में नहीं बताया है? उसकी ये बात सुनकर हैंकस भी पूरी तरह से घबरा गया होता है। तभी वो बंदा आगे बोलता है, क्या तुम इसे प्रॉपर्ली नहीं करने जा रहे हो? मुझे तुम्हें फिर से पढ़ने दो ताकि तुम भूल ना जाओ। उसकी ये बात सुनकर लुइन थोड़ा हैरान होता है और मन में सोचता है, क्या यही रीजन है? और वो अपने क्लासमेट्स की ओर देखते हुए सोचता है, यही कारण है कि मैजिक फेस्टिवल में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ओयोटा को देखकर कांपने लगे। जरूरी उन पर सेटा मालकेरी ने हमला किया होगा। मैं देख रहा हूँ कि ये सब प्लान्ड है टीम की स्पिरिट को मैच से पहले मारने के लिए। ग्रैंड फेस्टिवल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फिर लुइन उस बंदे से बोलता है, तो फिर क्या तुम एक राउंड करना चाहोगे? ये सुनकर वो बंदा बोलता है, क्या ये कमीना सचमुच इसे हार जाएगा? और फिर वो अटैक करते हुए बोलता है, हे क्या तुम्हें लगता है अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं डर जाऊंगा? हिट होने के बाद रिग्रेट मत करना। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आते हुए चिल्लाते हुए उससे बोलता है, सेटा रुक जाओ। ये सुनकर वो बंदा भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो उनकी ओर देखते हुए बोलता है, प्रोफेसर। उसका प्रोफेसर वहाँ आते हुए उससे बोलता है, चुपचाप बैठने की तो बात ही छोड़ दो, मैच से पहले ये हंगामा क्यों? क्या तुम शुरू से ही एनिमीज बनाना चाहते हो? फिर सेटा का प्रोफेसर हाइडेल से बोलता है, ये आपके स्टूडेंट्स पर थोड़ा रूड था, मैं इसे काम के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। प्रोफेसर बोलते हैं, ठीक है। और फिर सेटा का प्रोफेसर उसको धक्का दे के वहाँ से ले जाते हुए उससे बोलता है, सेटा जल्दी करो और अपने कंपार्टमेंट में जाओ। सेटा वहाँ से जाते हुए लुइन से बोलता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। लुइन भी उसे देख रहा होता है और बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था ये शुरुआत से ही इजी नहीं होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सेटा और उसके प्रोफेसर को। सेटा उसके प्रोफेसर से बोलता है, प्रोफेसर आखिर आपने हमें क्यों रोक दिया? आप ही वही पर्सन थे जिसने हमें ये मेथड बताई थी, लेकिन क्यों? तभी प्रोफेसर उससे बोलते हैं, क्या तुमने नहीं देखा? ये सुनकर वो बोलता है, आपका इससे क्या मतलब था? प्रोफेसर बोलते हैं, वो स्माइल कर रहा था। ये सुनकर सेटा हैरानी के साथ बोलता है, पैराडॉन क्या? और वो पिछली चीजें याद करते हुए बोलता है, इग्निट एकेडमी के प्रोफेसर हाइडेल, वो तुम्हें देखते वक्त स्माइल कर रहे थे, मानो वो तुम्हारी लड़ाई का इंतजार कर रहा हो। ये सुनकर सेटा प्रोफेसर से बोलता है, क्या वो कॉन्फिडेंस थे? प्रोफेसर बोलते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं जान सका, लेकिन वो बंदा लुइन निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। आई एम श्योर कि वो बंदा माइकल ग्रेहिल जिससे तुमने पहले फाइट की थी उससे बहुत अलग है। ये सुनकर सेटा भी एकदम सोच में पड़ जाता है। फिर लुइन हमें बताता है, ओयोटा के आने और जाने के बाद केबिन के अंदर का एटमॉस्फेयर अजीब तरह से बदल गया। हम देखते लुइन को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने घेर लिया होता है, वो वहाँ पर बात कर रहे होते हैं, हमारा फिर से पहला मैच कौन सा है? ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, फर्स्ट मैच रिप्रेजेंटेटिव के बिना ग्रुप कंपटीशन है। दूसरा बंदा बोलता है, तो फिर क्या तुम शामिल नहीं होगे लुइन? क्या हम इसे आपस में कर सकते हैं? फिर हम देखते हैं एक बंदा बोलता है, हमें ये करना चाहिए, हम नहीं हारेंगे। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, दैट्स राइट, हम उन कमीनों से नहीं हार सकते। फिर लुइन हमें बताता है, कुछ समय पहले तक ये स्टूडेंट्स जेलसी और ईगो से भरे थे, एक होकर एकजुट होना शुरू हो गए। लुइन को एक जैसा बेटा देखकर एक बंदा बोलता है, लुइन क्या तुम ठीक हो? फिर हम देखते हैं एक बंदा बोलता है, तुम अभी बहुत उतावले थे, वो रफ गाइस अपनी पूरी लाइफ में फाइटिंग करते हुए बड़े हुए हैं। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, ये सही है, अगर सचमुच कोई लड़ाई छिड़ जाए। तभी लुइन उन लोगों से बोलता है, क्या तुम लोग गुस्सा नहीं हो? उन कमीनों ने तुम्हारी और मेरी, तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव की सीधे चेहरे पर डिसरिस्पेक्ट की है, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव स्टिल बैठा रहे? वो कमीने और भी ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं और हमारा और ज्यादा मजाक उड़ा सकते हैं। यह सच है, लेकिन अगर हम चुप रहे तो हम सचमुच लास्ट ब्लेस एकेडमी बन जाएंगे। क्या तुम लोग यही चाहते हो? क्या तुम इग्नोर होते रहना चाहते हो बिना पलट वार किए सिर्फ हिट लेने के लिए? 5 सालों से हमें इग्नोर किया जा रहा है। ये बात लुइन हानकुस को टोंट मारते हुए बोल रहा होता है। फिर लुइन बोलता है, तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए ईगो के कारण इंटरनली फाइट करने का समय है। फिर तभी एक बंदा हानकुस को उठाते हुए उससे बोलता है, तो लुइन, मैं एरो बॉल मैच में हानकुस को गेट कीपर बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, तुम क्या सोचते हो? हानकुस अपना सिर खुजाते हुए बोलता है, मैं एक गेट कीपर के रूप में। फिर लुइन सोचता है,
ऐसा लगता है जैसे माइकल लेकिस ने ग्रैंड फेस्टिवल में मुझे ज्वाइन करने का डिसाइड किया है। हालांकि उन्हें टेस्ट खत्म होने तक रिसोल्व को मेंटेन रखना चाहिए। फिर ट्रेन वाला बंदा बोलता है नेक्स्ट स्टॉप अल्टेन डची। ये सुनकर एक बंदा बोलता है हम पहुंच गए, हर कोई अपना बैग ले लो। फिर हमें बताया जाता है अल्टेन डची ये रेनेक इंपीरियल फेडरेशन से बिलोंग करने वाले स्टेट्स में से एक है और एकमात्र स्टेट जिसे एम्पायर के अंडर में न्यूट्रल स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया है। यहाँ भले ही हम एनिमीज हो और दशकों से एक दूसरे के साथ वॉर कर रहे हो, इन इमोशंस को बाहर रखा जाना चाहिए। अगर खून खराबा अल्टिन के अंदर होता है, द रेनिक एम्पायर द रूलर ऑफ कॉन्टिनेंट आगे बढ़ते हैं और उनके क्राइम्स को जज करते हैं। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर मैजिक सोसाइटी के मैजिक फेस्टिवल और स्वॉर्ड ग्रैंड प्रिक्स जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन अल्टेन में होते हैं। हम देखते लुइन और उसके टीममेट्स वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। वो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है वो तो यह कोई और नहीं बल्कि रेनिक एम्पायर है। दूसरा बंदा बोलता है बेवकूफ, ये कोई एम्पायर नहीं है, ये एम्पायर के कंट्रोल में इंपीरियल फेडरेशन है। ये सुनकर पहले वाला बंदा बोलता है हाँ वही सेम टू सेम। फिर हम देते जेसन को जो कि लुइन से बोलता है ये तो पूरी तरह से अलग ही दुनिया है। क्या तुमको नहीं लगता लुइन? हमारे डेमोन ई स्टेट को अपने आप में रिच माना जाता है, लेकिन यहाँ की ई स्टेट